मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 432वीं कक्षा, 7वें अध्याय के प्रथम पाद में 69 सूत्रों तक हो चुके हैं। पूछना है कुछ? मैं नहीं पूछना है? अच्छा चलो मैं पूछता हूँ फिर। लभेष्ट सूत्र पर एक उदाहरण दिया था इन्होंने, लंभो वर्तते दिया है। तो लभेष्ट का अर्थ क्या था? एक सामान्य अर्थ ही था कि जितने भी आजादी प्रत्यय हैं उनके पर रहते नुमागम होता है। ठीक है ना, केवल शप और लिट को छोड़ा गया था। लेकिन आगे जो अन्य सूत्र आ रहे हैं उसमें आंग उपसर्ग और उप उपसर्ग दो तो इनके सूत्र हो गए। ठीक है, लेकिन ये जो दो सूत्र थे वो इस कारण से थे क्योंकि यकारादि प्रत्यय चाहिए था इनको। यकारादि प्रत्यय आजादी होता नहीं है, तो इन दो सूत्रों के आने पर भी लभिष्ठ से कोई संबंध नहीं इनका, वो तो आजादी प्रत्यय कह रहा था। ठीक है ना, लेकिन उपसर्गात खल घयो हो, खल और घय ये तो दोनों आजादी हैं। आंगोई या उपात प्रशंसायाम इन्होंने तो यकारादि प्रत्यय को लिया, लेकिन उपसर्गात खल घयो ने खल और घय ये प्रत्यय लिए जो कि आजादी हैं। तो यहां पर क्या लभिष्ठ सूत्र नहीं कर पा रहा था नुम? करेगा कि नहीं? खल और घय पर रहते लभिष्ठ सूत्र ही नुम कर सकता था, और फिर भी ये सूत्र बनाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो सूत्र बनते हैं उनसे क्या तात्पर्य निकलता है? एक नियम निकलता है। तो नियम क्या निकलेगा इससे? कि यदि, क्योंकि लभेष्य ने उपसर्ग का नाम नहीं लिया था, कि यदि उपसर्ग लगा करके लब धातु से नुम करना है, बिना उपसर्ग के नहीं, उपसर्ग नहीं है तब तो ये नियम नहीं बनेगा, तब तो लभेष्य नुम कर ही देगा। लेकिन उपसर्ग लगा करके यदि कहीं पर करना है, ठीक है ना, या यूं कहें कि, क्योंकि दो प्रकार से नियम निकल सकते हैं यहाँ पर, कि उपसर्ग लगा करके करना है तो खल और घय पर रहते ही होगा। ठीक है ना, तो उपात प्रशंसाया मांगो ये भी बाधित हो जाएंगे। दूसरा नियम क्या निकल सकता है बताओ? खल घय पर रहती ही। हाँ, यदि खल और घय हम लाते हैं लब धातु से, तब उपसर्ग आने पर ही नुम होगा। समझ में आ गया? तो घय ले आए हम, तो घय यदि अकेला आएगा, उपसर्ग नहीं लाए, तो ये रोक देगा नहीं नियम। अब ये तो ये कह रहा है कि घय प्रत्यय यदि आप लाएंगे तो उपसर्ग भी साथ में लगाओ तब तो नुम होगा, और नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। तो प्रलंभ विप्रलंभ ये तो बन जाएंगे, लेकिन अकेला लंभ कैसे बनेगा फिर? वहां तो उपसर्ग लगाया नहीं था, और उपसर्ग नहीं आएगा तो फिर लाभ शब्द बनना चाहिए, जो कि हम प्रयोग करते भी हैं। लाभ बोलते हैं नहीं, घय प्रत्यय लाते हैं तो लाभ शब्द बोलते हैं।
तो यहाँ दो तरह से हम समाधान कर सकते हैं कि या तो इसको अपशब्द अशुद्ध माना जाइए, लंभो वर्तते, कुछ व्याख्याकारों ने इसको माना है कि ये भूल से ऐसा हुआ है, जहां भी पाठ आ रहा है ऐसा। दूसरा एक समाधान ये भी होता है, घय न मान करके हम घ प्रत्यय मान लें। घ भी तो होता है ना, पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण, तो घ मान लेंगे तब तो लंभ बन जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि लाभ शब्द का तो हम प्रयोग करते ही हैं, और वो घय प्रत्यांत ही है, क्योंकि वृद्धि भी दिखाई दे रही है हमें वहां। तो इस तरह से कोई प्रश्न यहाँ उठाता है यदि कि लंभ कैसे बन गया, तो या तो हम इसको ये कहें कि यह भूल से ऐसा हुआ है, अथवा घ प्रत्यय मान करके। ठीक है, तो इस तरह से है ये सारा। और आगे जो है न सुदुर्भ्याम, इसने निषेध किया था। इसने निषेध कहाँ किया है? उपसर्गात खल घयों से जो अतिव्याप्ति हो रही थी, इसने उसको रोका है बस। चलो आगे बढ़ते हैं। उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातु हो। उगितचाम षष्ठी बहुवचनांतम, सर्वनाम स्थाने सप्तम एकवचनांतम, अधातु हो षष्ठी एकवचनांतम। उगित किसे कहेंगे? उक प्रत्याहार है, उक इत ये शाम, जिनमें उ ई, नहीं ई तो नहीं आएगा, उ री, ठीक है ना, लिरी तो नहीं मिलेगा ऐसे, उ और री, तो वो कहलाएंगे उगित। और दूसरा इसमें एक अच का जो पाठ पड़ा हुआ है, ये अच कोई प्रत्याहार नहीं है। हम्म, ये अच प्रत्याहार नहीं है, ये कैसे पता लगता है? क्योंकि नपुंसक से झलचह भी सूत्र आगे आ रहा है। अगर अच प्रत्याहार लेना होता तो झलचह में अच प्रत्याहार क्यों पढ़ते? ठीक है ना, वहां अच प्रत्याहार ही होगा क्योंकि झल साथ में है। झल के सानिध्य से अच भी प्रत्याहार माना जाएगा, संगति का प्रभाव पड़ता ही है। जब झल प्रत्याहार है तो अच भी प्रत्याहार है। तो यहाँ क्या है? अच धातु, जो अंचु धातु का अच रहता है, वो पढ़ा गया है। लेकिन अंचु स्वयं में उगित है या नहीं है? स्वयं में तो उगित ही है ना। तो जब उगित है तो फिर उगित कहने से नहीं बन सकती थी बात, उगित कहने से भी तो हो सकता था अंचु में। लेकिन वहां अधातु भी साथ में आ रहा है, धातु को छोड़कर, तो धातु को छोड़ा गया तो ये भी फंस गई उसमें, अंशु भी। इसको फिर लेना पड़ा अलग से। तो धातु वर्जिता नाम उगिता नाम अंगानाम पंचतेश्य अंगस्य नुमागमो भवति सर्वनाम स्थाने परतः। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। तो सर्वनाम स्थान यानी कि पांच प्रत्यय जहां आएंगे वहां ये नुमागम करेगा। तो शब्द ये बनाते ही हैं, हम अनेकों बार बना चुके हैं, भवान भवंतो भवंतः आदि। डवतु प्रत्यय जो अणादि कोश से होता है, तो डवतु यानी कि मूल शब्द बना भवतु, डवतु करके मूल शब्द बना भवतु। अब भवतु में जो कार है ये अनुबंध के रूप माना गया है, तो मूल शब्द बन गया अब भवत। अब इससे जब कोई प्रत्यय लाएंगे तो ये अंग बन जाएगा प्रत्यय लाते ही, क्योंकि जब डवतु लाए थे तब तो भू अंग था, तो भू अंग थोड़ी लेना है हमें, हमें तो उगित अंग लेना है। उगित कब बनेगा? जब भवतु ये अंग बन जाए। ये अंग कब बनेगा? जब कोई अन्य प्रत्यय लाएंगे। तो सु जस आगे आ गए, ये अंग बन गया और उगित अंग हो चुका है, नुमागम हो जाएगा। तो नुमागम होकर के क्या बन जाएगा? भवंत। भवंत और सु करो दीर्घ, दीर्घ करो। क्या बात है, झिझक क्यों हो रही है? आगे पीछे देखो, कुछ समाधान मिल जाए। तो पहले हम अत्वसंतस्य चा धातु लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि हमने भवंत पहले बना लिया
तो अत्वसंत से ज्यादा तो दीर्घ किसको करेगा? वो किसे करेगा दीर्घ फिर? अत्वंत चाहिए ना उसको। अतु असंतस्य अत्वसंतस्य। तो पहले भवात ऐसा बना लो, उसके बाद फिर नुमागम करो। भवांत, सु का लोप हो गया, नकार का लोप हो गया, वो तकार का लोप हो गया, रह गया भवान। और अत्वसंत से ज्यादा तो दीर्घ कहाँ करता है? सर्वनाम स्थान पर रहते, सुपर रहती। सु पर रहते। तो फिर औ जस और औड ये तो रह गए ना अब। यहां नहीं होगा दीर्घ। यह होता है जैसे राजा, राजानु, राजानह सारे में हो रहा है, दीर्घ नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। अत्वंत जब या असंत जब होते हैं शब्द, तो केवल उनको दीर्घ होता है सु प्रत्यय में, और जगह नहीं होगा। लेकिन नुमागम तो होना ही है। तो भवंतौ भवंतः ये बिना दीर्घ के रहेंगे। भवंतम भवंतौ, बस यहां तक ये नुम करेगा। ऐसे ही यसन प्रत्यय, ये भी इसमें उ है, उकार है। तो श्रेयस शब्द ये भी उगित हो गया, उगित अंग। और श्रेयस जो है ये पीछे कई बार बनाया गया है। प्रशस्य के स्थान पर शर आदेश होगा, और भस्य के अधिकार में यस्य च लगाएंगे भी तो प्रकृति काच, उसको प्रकृति भाव से रखेगा, गुण हो जाएगा। फिर आकार का लोप नहीं होगा श्र का। तो श्रेयस, तो श्रेयस में यहां कैसे हो गया फिर दीर्घ? ये जैसे भवान भवंतौ भवंतः, यहां तो ऐसे कर लिया था हमने, यानी भवान में दीर्घ किया, भवंतो भवंतः आगे दीर्घ नहीं हुआ। तो यहाँ पर श्रेयान श्रेयांसौ श्रेयांसः, यहाँ दीर्घ कैसे हो गया? अत्वसंत से क्या धातु, असंत नहीं है ये, सुप्रत्यय पर रहते ही तो होना चाहिए। शांत माता संयोग। तो वहां लगेगा शांत महतः संयोगस्य। शांत शब्द क्या है? श्रेयस। लेकिन वहां पर संयोग शब्द भी है सूत्र में, शांत महतः संयोगस्य। शांत भी हो, साथ में संयोगांत भी हो, तो श्रेयस है संयोगांत। शांत ही तो है अभी, संयोगांत कब बनेगा? नुमागम करके। तो संयोगांत सकारांत, ये शर्त पूरी हो गई। फिर एक और शर्त है उसमें कि नकार की उपधा चाहिए, वो भी मिल गई। सकारांत जो संयोग है उसमें नकार की उपधा, उसको दीर्घ होता है, वो सर्वनाम स्थान पर रहते करता है शांत महतः संयोग से। अत्वसंत से केवल सु पर रहते करता है। तो श्रेयान श्रेयांसौ श्रेयांसः श्रेयांसम श्रेयांसौ। क्षत्रिय प्रत्यय का इसमें री का उदाहरण आ गया। ये अभी तो हमने ऊ का देखा दोनों में, इसमें री का आ गया। तो पचत्री, पच क्षत्रिय लट लकार ला करके शप आएगा, पचत्री, री अनुबंध है पचत, उसके आगे प्रत्यय आएंगे स्वाद्योत्पत्ति। तो वहां पर भी ऐसे ही वहां भी नुमागम हो जाएगा। तो यहां पर अत्वसंत से सुपरिणति दीर्घ क्यों नहीं हुआ? अत्वंत नहीं है। हाँ, ये अत्रंत है, अत्वंत नहीं है, है ना। अत्रि पचत्री री है, ऊ नहीं है, लेकिन नुमागम हो गया यहां पर इससे। तो पचन तकार का लोप हो जाएगा, संयोगांत से लोप है, दीर्घ कहीं होना नहीं है। पचन पचंतौ पचंतः पचंतम पचंतौ, बस ये हो गए उगित के उदाहरण। आगे दिया अच का, अंचु धातु का। तो प्रपूर्वक अंचु धातु से ऋत्विक दग्धृत सूत्र है, उसे क्विन प्रत्यय करेंगे, उसका लोप हो जाएगा। और क्विन के कित होने से अंचु धातु के नकार का भी लोप हो जाएगा। प्र अच प्राच, और मूल शब्द है प्राच। अब इसके आगे जब स्वाद्योत्पत्ति होगी
तो वहां पर सर्वनाम स्थान आगे आने के कारण से इसने कर दिया नुम। नुम कर दिया तो पहले भी नुम नकार था वहां पर, लेकिन वो धातु में विद्यमान नकार था, उसका तो लोप हो चुका है। अब नुम का नकार आया तो प्रांच, आगे सु है, सु का लोप हो गया। और पद के अंत में फिर क्विन प्रत्यय से कुहु, क्विन प्रत्यांत है नहीं, तो कवर्ग भी हो गया। तो कवर्ग होकर के प्रांच में चकार को क्या करेंगे? क्विन प्रत्यय से कु से नहीं, अभी नहीं, पहले प्रांच और सु का लोप करने के बाद प्रांच में जो चकार है ये संयोग के अंत में आ रहा है, संयोग के अंत में आने से ये भी चला जाएगा। अब जो नुम का हमने नकार किया था यहाँ पर क्विन प्रत्यय से कु से, उसको नकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रांग ये बन गया सीधा, क्योंकि नकार को हम कुत्व करेंगे तो कौन सा वर्ण आएगा? नकार ही आएगा सीधा, और कोई तो आना नहीं है। आगे फिर प्रांच उपरांच है, यहाँ संयोगांत लोप नहीं हो पाएगा, यहाँ नुम के नकार को अनुस्वार, अनुस्वार को पर सवर्ण, प्रांग प्रांचौ प्रांचः प्रांचम प्रांचौ। तो बहुत शब्दों में लगता है ये उगित, बहुत सारे शब्द मिलते हैं, इसलिए सूत्र की व्यापकता है। यहाँ एक प्रश्न ये भी उठ सकता है, अगर हम विचार करें कि अभी तो मैंने कहा था कि हमने अच का ग्रहण इसलिए किया सूत्र में क्योंकि अधातु हो, हम निषेध ही तो कर रहे हैं, तो अंचु भी लपेटे में आ गई, उसका भी निषेध होने लगा। लेकिन हम अधातुओं को ही न पढ़ें और सीधा सूत्र बनाए उगदचाम सर्वनाम स्थाने, तो वहां भी प्रश्न उठेगा कि जब अंचु उगित है तो अंचु को अलग से क्यों पढ़ा? तो जैसे पीछे बताया था मैंने, उपसर्गात खल गए वो सूत्र क्यों पढ़ा, वहां भी तो नियम निकला। अब यहाँ भी नियम आ जाएगा, कौन सा नियम आएगा कि यदि कहीं धातुएं उगित हैं और उनको हम पकड़ रहे हैं तो वहां केवल अंचु को ही नुम होगा, औरों को नहीं होगा। हो गया नियम, तो अधातु की आवश्यकता ही नहीं है। तो वास्तव में ऐसा ही है, अधातु की आवश्यकता नहीं थी, और फिर भी अधातु पड़ा है तो कुछ और बात निकाली जाएगी इससे। यद्यपि सारे विषय आगे के हैं ये, लेकिन ध्यान आ जाता है तो फिर बताना पड़ता है, और तुम लोग समझ भी लेते हो, इसलिए नहीं समझते तो फिर मैं नहीं बताता फिर, या वास्तव में नहीं समझ रहे हो, मैं यूं ही बोल रहा हूं। चलो समझ में तो आ ही रहा है ना। तो यहां जब अधातु पढ़ा गया तो उससे हम एक चीज और निकालेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रारंभ में तो धातु होते हैं, नहीं प्रारंभ में तो मूल शब्द होते हैं वैसे प्रातिपदिक, और फिर उनको धातु बनाया जाता है, जैसे सुबंध धातु होती है ना, नाम धातु जिनको बोलते हैं। जैसे शब्द है कोई, हमने शब्द ले लिया यही, जैसे गोमान गोमंतो गोमंत बोलते हैं, तो गोमत शब्द ले लिया। अब गोमत शब्द में हमने क्यच प्रत्यय किया, ठीक है ना, आत्मनः गोमंत में क्षति ऐसे करके विग्रह और क्यच प्रत्यय किया, तो गोमत और क्यच का य गोमत्य। अब ये धर्म संज्ञा होगी नहीं होगी इसकी, लेकिन पहले धातु नहीं थी, ये गोमत तो धातु नहीं थी ना, अब धातु बन चुकी है ये गोमत्य। अब इससे हमने कर लिया क्विक प्रत्यय, क्विक प्रत्यय तो किसी से भी कर सकते हैं, तो क्विक प्रत्यय करके रहेगा शब्द गोमत्य ही, और क्विक क्योंकि आर धातु भी है तो अकार का भी लोप करना पड़ेगा हमें, गोमत्य में जो य में अ है उसका भी लोप करना पड़ेगा, और यकार का भी लोप हो जाएगा फिर क्यस्य विभाषा, सूत्र आ चुका था ना पीछे, क्यस्य विभाषा, यकार का भी लोप कर लिया, रह गया केवल गोमत। पहले भी देखो गोमत था, ध्यान रखना, कैच प्रत्यय करने से पहले, और कैच प्रत्यय करके और क्विप करके भी गोमत ही रह गया, लेकिन अर्थ बदल चुका है अब।
पहले गोमत का अर्थ था गाय, गायों वाला। अब गोमत का अर्थ क्या है, जरा बोलना। गाय वाले को चाहता हाँ, है। गाय वाले को चाहने वाला। अब ये अर्थ हो गया। अब इससे हम लाए सुप्रत्यय, क्योंकि क्विप किया है तो प्रातिपदिक तो बन ही गया। तो वहां पर अब क्या करें इस सूत्र से, क्योंकि नियम हमने क्या निकाला था कि यदि कहीं धातुएं उगते हैं तो उस अवस्था में अंशु को ही नुमागम होगा, ये नियम तो निकाल लिया था। और किसी धातु में तो नहीं होगा ना। और ये क्या है, धातु ही तो है, ये धातु ही तो है। तो यहां पर गोमान नहीं बनना चाहिए ना। अब ये धातु ही तो है, गोमान नहीं बनना चाहिए, लेकिन रूप इसका भी गोमान ही बनता है। तो वहां जो मैंने कहा कि अधातु से फिर हम ये अर्थ निकालेंगे कि अधातु भूतपूर्व। ठीक है, वर्तमान में धातु है लेकिन पहले तो नहीं थी, उसको भी नुम हो जाए। इस तरह से खींचतान करके अर्थ निकालते हैं इसका। तो वहां पर भी गोमान, गोमंतो, गोमंतः बन जाते हैं, इनकी केच प्रत्यय करके और क्वेप करके। तब चलो बढ़ते हैं आगे। युजे रसमासे। अब यहाँ पूर्व सूत्र से कोई संबंध नहीं इसका अभी, क्योंकि वहां जो अंशु थी वो तो उगित थी, युज उगित नहीं है। तो ये तो अलग से विधान है इसका, ठीक है ना। तो युजे है षष्ठे क्वचनांतम, असमासे सप्तम ये क्वचनांतम। इसमें युजे में पाणिनि ने युजी करके षष्ठी बोला है, युजे है। तो उससे भी एक तात्पर्य निकाला जाता है कि युज समाधौ भी धातु है, युजिर योगे भी धातु है। तो युजी का युजे बनाया है, इससे हम क्या अर्थ निकालेंगे कि युजिर योगे को पाणिनि लेना चाह रहे हैं, युज समाधौ को नहीं। ठीक है ना, उसको नहीं लेना है यहां पर। तो युजे है अंगस्य असमासे, किसी अन्य शब्द के साथ में समास होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। असमासे वर्तमान से युजे रंगस्य नुमागमो भवति सर्वनाम स्थाने परतः। तो सीधे ही यहाँ पर युज धातु को लेंगे और युंग युंजो युंजा यानी क्विन क्विन प्रत्यय करके, जैसे प्रांग प्रांचौ प्रांच बनाया था, सारी वही प्रक्रिया है। युज आगे सु प्रत्यय और नुमागम कर लिया, युंज, सु का लोप हो गया, जकार का लोप हो गया, नकार को क्विन प्रत्यय से कुहु। युंग युंजौ युंजः युंजम युंजौ। अब बोलो बहुवचन में द्वितीय के, बोलो। युजः। युजः बनेगा, युजा युगभ्याम युग भी, ऐसे रूप चलाएंगे। एक प्रश्न यहां ये उठ जाएगा अब कि समास में निषेध किया है यहां, तो समास यदि करेंगे तो युज को नुमागम होगा युज अंग को, या युजंत अंग को नुमागम होगा। समास यदि लेंगे तो युजंत बनेगा ना शब्द, और सूत्र है युज, युज को ले रहे हैं हम युजे रसमा से। तो युजंत अर्थ कहां से लेंगे फिर हम। तो समास में निषेध करने के कारण से, समास में निषेध जो किया गया है उसी के कारण से यहां एक परिभाषा भी निकल आती है। परिभाषाएं जो आती है ना ये सब ऐसे ही निकलती हैं। तो परिभाषा क्या यहां बन जाएगी, क्योंकि हम अंग अंग के अधिकार में चल रहे हैं, तो एक नया नियम निकल करके आया कि अंगस्य के अधिकार में जो ग्रहण कर रहे हैं सूत्र में उसका भी ग्रहण हो जाता है और तदंत का भी ग्रहण हो जाता है। भाई तभी तो समास में निषेध सार्थक होगा। अगर तदंत नहीं लेंगे हम, युजंत नहीं लेंगे, तो समास में निषेध करने का औचित्य ही क्या रहेगा। परिभाषा कौन सी बन जाएगी कि अंगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च ग्रहणम भवति।
अंग के अधिकार में तस्य का भी ग्रहण, तस्य यानी जिसका ग्रहण किया गया है सूत्र में उसका भी ग्रहण, और तदंत का भी ग्रहण होता है। ऐसा नियम मान करके ही समास का निषेध सार्थक होगा। तो ये अंगाधिकार में होता है, अन्यत्र नहीं होता। अन्यत्र जिसका ग्रहण किया उसी का होता है। चार्जर नहीं लगाया मैंने, 1 मिनट। चलो आगे देखो, यही बहुत व्यापक सूत्र है। नपुंसकस्य झलचः, ये 2 सूत्र हैं, जोड़ा इनका, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये नपुंसकस्य झलचः और एकोची विभक्तौ। तो नपुंसकस्य षष्ठे क्वचनांतम, झलचः षष्ठे क्वचनांतम। ये केवल नपुंसक शब्दों को लेगा। और 2 प्रकार के शब्द लिए इसने, पीछे से सर्वनाम स्थाने भी आ रहा है। तो झलचः झलंतस्य अजंतस्य च नपुंसकस्य अंगस्य सर्वनाम स्थाने परतः नुमागमो भवति। और दोनों सूत्रों को सावधानी से समझना है, क्योंकि ये सूत्र लगता है सर्वनाम स्थान परे रहते, अगला सूत्र लगता है अजादि विभक्ति परे रहते। पहली बात। दूसरी बात यह है, ये सूत्र लगता है झलंत और अजंतों में, और अगला सूत्र लगता है इगंत अंग को लेकर के। लेकिन इगंत अजंत में आ गए कि नहीं आ गए? तो फिर कुछ जुड़े भी हैं दोनों आपस में। अब सर्वनाम स्थान प्रत्यय जब लाते हैं हम, सु औ जस अम औट, तो सु तो चलो आजादी नहीं है क्योंकि वो अची विभक्त कह रहा है, लेकिन औ जस अम औट ये तो आजादी है। तो इगंत अंग के आगे जब ये औ जस और अम औट आएंगे, तो ऊपर का सूत्र और नीचे का सूत्र दोनों लग सकते हैं कि नहीं? दोनों में से कोई भी लगा लो। आजादी प्रत्यय मिल रहे हैं। लेकिन जब उसने कह दिया है कि सर्वनाम स्थान पर रहते हैं, तो बंटवारा कर दिया गया है कि सर्वनाम स्थान इसके लिए और बाकी आजादी प्रत्यय दूसरे के लिए। लेकिन जहां पर सर्वनाम स्थान नहीं होता है, नपुंसकलिंग शब्दों में, नपुंसकलिंग शब्दों में सर्वनाम स्थान नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है सर्वनाम स्थान नपुंसकलिंग शब्दों में? भाई जो सर्वनाम स्थान संज्ञा करते हैं सुड नपुंसकस्य से, तो नपुंसक को छोड़ करके ही तो करेंगे। लेकिन शी तो नपुंसक में ही आएगा, वो सर्वनाम स्थान हो जाता है। लेकिन अन्य प्रत्यय अगर शी नहीं है, जैसे औ प्रत्यय लाए और औ को हमने शी आदेश कर लिया, जैसे नपुंसकाच्य सूत्र से जो शी दीर्घ ईकार अंत वाला है, तो वो तो आजादी प्रत्यय है। तो वहां हम अगले सूत्र से अनुमागम कर सकते हैं कि नहीं? इससे तो नहीं कर पाएंगे, वहां अगले सूत्र से कर लेंगे। तो इस तरह से इन दोनों सूत्रों को ठीक प्रकार से समझ में रख लेना है, जिससे कि कहीं पर भ्रांति न हो। तो पहले यहां देखो झलंत का उदाहरण। मूल शब्द क्या है? उदश्वित, शकृत, यशस और पयस। देखो यशस और पयस, और पीछे हमने उगदचाम सर्वनाम स्थान धातुओं में देखा था श्रेयस शब्द को, एक से लग रहे हैं दोनों? नहीं, वो ईयसुन है, ये असुन है। क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, ये भी उगित है वो भी उगित है। तो ये क्या यहां क्यों दे रहे हैं इसका उदाहरण? फिर हम कौन देगा उत्तर? अच्छा जी, नपुंसकलिंग में सर्वनाम स्थान। तो क्या उगदचाम सर्वनाम स्थान धातु ने किसी लिंग को लिया था क्या? वो क्या नपुंसक लिंग में
कार्य करने से क्या उसको एलर्जी हो जाएगी? हैं? वो तो नहीं कह रहा है ना कि इस लिंग का शब्द लूंगा मैं, वो तो सारे ही शब्दों को ले रहा है और सर्वनाम स्थान पर रहते ले रहा है। चलो करेंगे निर्णय थोड़ी देर में। अभी तो उदश्वित और शकृत में तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ उदश्वित और शकृत झलंत हो गई ये। झलंत के आगे अब हमें सर्वनाम स्थान लेना है, तो सर्वनाम स्थान में कितने प्रत्यय आएंगे? यहाँ पर तुरंत मुख से निकलेगा 5 प्रत्यय, एकदम बोला जाएगा ना 5 प्रत्यय। ऐसा नहीं बोलना है यहाँ, क्योंकि नपुंसक भी साथ में ध्यान में रखना है। नपुंसक के आगे सर्वनाम स्थान केवल जस और शस ही हो सकता है, शी करने के बाद और कोई सर्वनाम स्थान नहीं होता है नपुंसक लिंग में। तो फिर ढूंढते रहोगे, अरे सु औ के उदाहरण तो मिले ही नहीं यहाँ पर, है? तो केवल शी का ही उदाहरण मिलेगा। तो ये बहुवचन का रूप है, चाहे द्वितीय का मान लो या प्रथमा का मान लो। तो उदश्वित और ई कुछ नहीं, यहाँ पर बस नुमागम हो गया, कुछ भी नहीं करना है। और मित होने से ई के आगे आएगा श्वी, श्वी के आगे उदश्विंती, शकृत में क्री के आगे शकृंती, बस और कुछ भी नहीं। तकार को तकार हो नहीं पाएगा, क्योंकि पद संज्ञा थोड़ी हो पाएगी यहाँ पर। तो उदश्विंती और शकृंती। आगे है यशस और पयस। तो यशस और पयस में भी यहाँ ये किसका उदाहरण बनेगा? ये भी झलंत का ही उदाहरण बनेगा। तो यशस और पयस में जो मैं कह रहा था कि पीछे भी जो सूत्र आया था उग्रचाम सर्वनाम में स्थान धातु, उससे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ कैसे व्यवस्था करेंगे अब? देखो, ऐसी अवस्था में ये ठीक है कि दोनों सूत्र एक ही कार्य कर रहे हैं, ये भी नुम कर रहा है, वो भी नुम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि झगड़े वाली बात तो कोई है नहीं। झगड़े वाली बात ये तो नहीं है, कार्य दोनों एक ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक प्रश्न तो उठेगा कि हम दोनों में से कौन सा लगाएं? भाई निर्णय तो फिर भी करना पड़ेगा ना। अगर हम किसी एक को हटाएंगे तो कहेगा तो भाई मुझे क्यों हटाया जा रहा है, मुझे शो कॉज तो दिखाओ, कारण तो बताओ मेरे लिए। शो कॉज नोटिस होता है नहीं कि यूं ही हटा दिया बस मनमाने तरीके से, कोई कारण तो बताना पड़ेगा। तो फिर हम कौन सी शैली को अपनाते हैं? वही शैली आती है कि विप्रतिषेधे परम कार्यम। लेकिन वहां कह रहा है को विप्रतिषेध, भाई टकराव भी तो आपस में हो। तो टकराव यही हो रहा है कि दोनों झगड़ा रहे हैं कि मैं लगूंगा कि मैं लगूंगा, यही टकराव है। तो फिर कैसे परीक्षण करते हैं? अगर पर वाला कार्य करना है, ये निर्णय करने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया से गुजरना होता है कि हम पहले दोनों सूत्रों को अलग अलग क्षेत्र में चरितार्थ होता हुआ दिखाते हैं। कहां कहां चरितार्थ होता हुआ? जहां टकराव नहीं हो रहा हो वहां चरितार्थ होता हुआ दिखाएंगे। जैसे श्रेयान श्रेयांशु श्रेयांश उदाहरण दिया था, क्या वहां पर नपुंसक से झलचह टकरा रहा है? क्योंकि वो तो पुल्लिंग का शब्द है ना, ये तो नपुंसक लिंग में लगेगा। और इसके लिए उदश्विंती शकृंती, क्या यहाँ पर उग्रचाम ये टकरा रहा है क्या? तो ये यहाँ चरितार्थ हो गया, वो वहां चरितार्थ हो गया, दोनों हो गए नहीं अपने अपने क्षेत्र में, कोई टकराहट नहीं है। एक स्थल पर आकर के टकरा गए, तो अब सीधी सी बात है परम कार्य। तो इस तरह से यहाँ पर इसी को लगाएंगे। अब कोई प्रश्न समझ में आ गया? नहीं, पूरी बात आ गई। इसी को लगाएंगे यहाँ पर, यशांसी पयांसी। ऐसे ही अन्य शब्दों में भी, जैसे हम पचत को ही ले लें, पीछे लगा बनाया था हमने पचन पचंत पचंत, ये तो पुल्लिंग में थे। नपुंसकलिंग में अगर रूप से लाएं तो कैसे चलेंगे इसके? पचत पचति पचन्ति। पचंती।
तो पचंती में नुमागम किससे करेंगे? इसी से करेंगे, नपुंसकस्य झलचः। चलो अजंतों का देखो, कुंड, वन इत्यादि शब्द, त्रपु, जतु। तो कुंड वन में तो कोई बात नहीं है, ये इगंत नहीं है। तो कुंड और शी, वन और शी नुमागम हो गया, कुंडन और वनन शी ही है आगे। अब यहां क्या करेंगे? वीर किससे करेंगे अब? कुंडन ई, वनन ई, सर्वनाम स्थान प्रणाम स्थाने चा संबुद्धो, कोई समस्या नहीं। तो कुंडानी वनानी। आगे त्रपु जतु में जैसे मैंने कहा था, यहाँ दोनों बातें आ सकती हैं कि हम एकोची विभक्त को भी लगा सकते हैं और इसको भी लगा सकते हैं। आजादी व्यक्ति भी है ये, ठीक है ना। और इस सूत्र को देखें तो अजंत शब्द मिल ही गया हमें और सर्वनाम स्थान आगे आ रहा है। तो जैसे मैंने पीछे कहा था कि यहाँ तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, यहाँ क्योंकि सर्वनाम स्थान विशेषण लगा दिया गया है, तो सर्वनाम स्थान नाम यदि है तो ये लग जाएगा, और उसके अतिरिक्त अचि व्यक्तो आजादी व्यक्ति है मात्र केवल, तो सर्वनाम स्थान के अतिरिक्त जो अन्य आजादी हैं वहां वो लग जाएगा। यहाँ कोई टकराहट वाली बात नहीं है ऐसी। तो त्रपूर्णी जतूनी, ठीक है ना, बहुवचन में इसको लगाएंगे। लेकिन इसी का अगर हम द्विवचन बनाएं, त्रपु शब्द का रूप चलाओ पहले, या मधु को लो, किसी को ले लो, बोलो। त्रपु, त्रपुनी, त्रपुणी, त्रपुणी। तो त्रपुणी में ये लग जाएगा नपुंसक से झलचा, यहाँ कैसे नुम हो गया द्विवचन में? यहां अगले सूत्र से करेंगे। अब आजादी व्यक्ति तो है, शी भले ही सर्वनाम स्थान नहीं है लेकिन आजादी तो है। तो त्रपु त्रपुणी, और इसीलिए वहां पर दीर्घ नहीं हो पाया है सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से द्विवचन में। त्रपूर्णी कहां बोलते हैं? त्रपूर्णी नहीं बोलते, त्रपुणी, मधुनी, और बहुवचन में मधुनी, उल्टा हो जाता है बिल्कुल। वहां पर इकार दीर्घ है, वहां उकार दीर्घ है, एक स्थल पर अलग अलग हैं दोनों। तो नुमागम करने के भी सूत्र अलग अलग हैं। द्विवचन में एकोची विभक्त से करेंगे और बहुवचन में नपुंसक से जलचा से करेंगे। लेकिन कुंड में ये बात नहीं थी, वहां तो द्विवचन में कुंडे ही बनेगा, वहां एकोची विभक्त नुमागम नहीं कर पाएगा। कुंडम कुंडे कुंडानी, लेकिन त्रपु में अंतर आ गया ना, त्रपु त्रपुणी त्रपुणी, यहाँ दो जगह नुमागम हुआ है, कुंडानी में, कुंड शब्द में एक ही जगह हुआ था। चलो आगे अब एकोची विभक्त। तो एकः षष्ठे क्वचनान्तम अचि सप्तमे क्वचनान्तम विभक्तौ सप्तमे क्वचनान्तम। अब ये विभक्तौ शब्द अचि विभक्तौ ये आगे भी जाएगा, तो अब सर्वनाम स्थान से संबंध छूट गया है। नपुंसकस्य पीछे से ले लिया है, तो इगन्तस्य नपुंसकस्य अंगस्य अचि विभक्तौ अजादौ विभक्तौ परतः नुमागमो भवति। तो देखो यहाँ उदाहरण द्विवचन का ही दिया गया है, औ प्रत्यय ला करके या आउट ला करके की आदेश कर लिया गया है उसको। तो त्रपुणी जतुनी तुम्बुरुणी, ये तो हो गए प्रथमा का द्विवचन अथवा द्वितीय का द्विवचन। आगे फिर अन्य ले लिए, जहां की पूर्व सूत्र से तो प्राप्ति हो ही नहीं रही थी, तो चतुर्थी का एक वचन आ गया, या कोई भी ले सकते हैं आगे। अब त्रपु के सारे रूप चला करके देख लो कि त्रपु त्रपुणी त्रपुणी, यहाँ दोनों को देख ही लिया हमने। फिर त्रपु त्रपुणी त्रपुणी, अब आगे एकोची विभक्त का ही तो विषय रह गया। अब वहां पर जहां जहां आजादी आता जाए नुमागम करते जाओ। तो त्रपुणे नहीं, त्रपुणा त्रपुभ्याम त्रपुभिः, त्रपुणे त्रपुभ्याम त्रपुभ्यः, त्रपुणः त्रपुभ्याम त्रपुभ्यः,
त्रपुणः, त्रपुणोः, त्रपूणाम, त्रपुणी, त्रपुणोः, त्रपुषु, इस तरह से। तो ये जो प्रसंग चल रहा था अभी नुमागम का, ये सर्वनाम स्थान पर रहते आदि, ये इनके सुबादी प्रत्ययों में, क्योंकि यहाँ पर विभक्तौ शब्द था ना, यहाँ तक ये तो पूरा हुआ। अब आगे कुछ और सूत्र आया, कुछ और कार्य करने के लिए। कि तृतीयादिषु भाषित पुंस्कम पुंवद गालवस्य। देखो ये सूत्र कर रहा था अजादि व्यक्ति पर रहते इगंत नपुंसक लिंग को नुमागम। ये कुछ अन्य कार्य कर रहा है कि तृतीयादिषु सप्तमी बहुवचनांतम भाषित पुंस्कम प्रथम वचनांतम पुंवद, पुंवद अव्ययपदम, इन्होंने पूर्ववत लिख दिया है, यह शुद्ध है, संभाल लेना इसको। गालवस्य षष्ठी वचनांतम। तो ये देखो पीछे था अची विभक्तौ, तो अची विभक्तौ में तो हम प्रारंभ करेंगे सु औ जस, यहाँ से लेकर के सारे ही वहां से हटेंगे, इसीलिए फिर औ का उदाहरण वहां आ ही गया था, औ को श्री करके। यहाँ इसने अची विभक्तौ को थोड़ा और संकुचित कर दिया तृतीयादिषु कह करके। अब ये ऊपर के 6 प्रत्यय छूट गए हैं, केवल टा से प्रारंभ करना है। यहाँ ऊपर के सूत्र में ऐसा नहीं था, वहां सारे ही ले लिए गए थे। तो तृतीयादिषु अजादिषु विभक्तिषु परतः भाषित पुंस्कम नपुंसकम, भाषित पुंस्कम नपुंसकम इगंतम अंगम पुंवद भवति। गालवस्य का, गालव का नाम लिया गया है, तो गालवस्य आचार्यस्य मतेन, अर्थात विकल्प करके। भाषित पुंस्क शब्द की व्याख्या पीछे भी आ चुकी है कि भाषितः पुमान येन, जिसने पुमान को कहा है। कहाँ पर कहा है, कैसी अवस्था में, तो समानायाम आकृतौ, ये ध्यान रखना होता है हमें। इन्हीं की जो शब्द की प्रवृत्ति का जो निमित्त होता है, किस अर्थ को लेकर के शब्द किसी वस्तु को कहने में प्रवृत्त हो रहा है, वो उसमें एकता होनी चाहिए। तो ऐसा जो शब्द होगा उसे कहते हैं भाषित पुंस्क। बहुरी समास करके भाषितः पुमान येन तद भाषित पुंस्कम। दूसरा, ये शब्द पुंवत कर रहा है। इन्होंने देखो अनुवृत्ति में एक भूल की है, इन्होंने नुम भी दिखाया है, ये नुम नहीं करता है। ये ठीक है कि नुम का प्रकरण चल रहा है यहाँ पर, अभी तो यहाँ देखा जाए तो आगे के कुछ सूत्रों में नुम नहीं चलेगा। जैसे आगे अनंग आ रहा है, फिर छंदस्यपि दृश्यते, फिर ईच द्विवचने, यहाँ तक इतने सूत्रों में नुम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन नाभ्यस्ता छतु में फिर नुम का ही निषेध करना होगा ना, वहां फिर नुम पहुंच गया है। और आगे एक नुम और आएगा, फिर आछी नद्योर नुम, उसको बाद में देखेंगे, फिर आ जाएगा। लेकिन यहाँ नुम नहीं है, यहाँ हटा देना है इसको, क्योंकि ये केवल पुंवत भाव करने के लिए है सूत्र, नुमागम से कोई संबंध नहीं है इसका। नुमागम तो हम ऊपर के सूत्र से ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नपुंसक शब्दों को तो यही ले ही रहा है, इगंत नपुंसक को तो ले ही रहा है ये, और अजादी व्यक्तियां भी मांग रहा है तृतीया से लेकर के, तो ऊपर के सूत्र से तो नुम हो ही जाएगा। लेकिन जिस पक्ष में ये पुंवत भाव कर देगा उस पक्ष में नुम नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक पक्ष पुल्लिंग का चलेगा, दूसरा पक्ष नपुंसक लिंग जब हो जाएगा तो नुम भी हो जाएगा साथ में, ये ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण देखो अब, तो अर्थ क्या बन जाएगा इसका, ये देख ही लिया हमने। जैसे ग्रामणी शब्द को ले लो, तो ग्रामणी शब्द स्वयं में कैसे, कौन से लिंग में माने हम इसको, भाई गांव का नेता किसी भी लिंग में हो सकता है,
किसी पुरुष को लेंगे, महिला को लेंगे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसे बोल लेंगे, लेकिन हमने कुल को ले लिया तो अब कुल का प्रयोग होता है नपुंसकलिंग में। तो कुल का बनाएंगे विशेषण कि कोई कुल ग्राम का नेता है, तो अब ग्रामणी शब्द नपुंसकलिंग में ही तो आएगा। लेकिन ये भाषित पुंसक है या नहीं है? भाई शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? गांव का नेतृत्व करना, गांव का नेता होना। तो इस अर्थ में ही ये पुल्लिंग को बोल रहा है, इस अर्थ में ही ये नपुंसकलिंग को बोल रहा है। हो गया भाषित पुंसक। तो विशेषण के रूप में लाना होगा अब इसको, क्योंकि बिना विशेषण के संदेह बना देगा कि कौन से लिंग में है ये। तो ग्रामणी ब्राह्मण कुल ये है। ब्राह्मण कुल कैसा है? गांव का नेता बना हुआ है। अब यहां पर जब इसके रूप चलाए जाएंगे ग्रामणी शब्द के, तो प्रथमा से लेकर के द्वितीया के बहुवचन तक वहां कैसे रूप चलेंगे? चलो पहले वहीं से निपट लो। इन्होंने तो तृतीया से प्रारंभ किया है ना, हम लोग प्रथमा से प्रारंभ करते हैं। बोलो बोलो। देखो नपुंसक लिंग है तो ह्रस्व भी करने का ध्यान रखना, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य। तो ग्रामणी ब्राह्मण कुलम। आगे बोलो। पीछे था ना, त्रपु का रूप चलाया था हमने, त्रपुणी। तो ग्रामणिनी ब्राह्मण कुले, ग्रामणीनी ब्राह्मण कुलानी। ठीक ऐसे ही द्वितीया में भी ले लो, तो एक से होते हैं ना प्रथमा के द्वितीया के। अब तृतीया में आ गए इस सूत्र के क्षेत्र में। तो यहां जब टा प्रत्यय आया तो जिस पक्ष में पुंवत भाव हो गया, अब वहां पर हम दीर्घ भी नहीं करेंगे, ग्रामणी को ह्रस्व भी नहीं करेंगे। यद्यपि ह्रस्व करें न करें वो तो यणादेश तो हो ही जाएगा। तो ग्रामण्या ब्राह्मण को लेना, और जब नहीं किया पुंवत भाव तो एकोची विभक्त उसे नुमागम हो जाएगा, ग्रामणेना ब्राह्मण को लेना, और ह्रस्व भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलो ऐसे ही। ग्रामण्ये ये पुल्लिंगा हो गया पुंवत भाव होने के बाद, ब्राह्मण कुलाय। और नपुंसकलिंग रहेगा तो ग्रामणे ने ब्राह्मण कुलाय। आजादी प्रत्यय लेते जाना है, तो टा हो गया, फिर भ्याम भेस तो आजादी है नहीं, ंगे हो गया है, फिर भ्याम भ्यस इनको छोड़ दिया, फिर पंचमी का एक वचन, ग्रामण्यो ब्राह्मण कुलात, ग्रामणिनो ब्राह्मण कुलात। अब षष्ठी का भी, ग्रामण्यो ब्राह्मण कुलस्य, ग्रामणिनो ब्राह्मण कुलस्य। लेकिन षष्ठी में तो तीनों ही फिर आजादी है, तो द्विवचन का भी ले लिया, ग्रामण्योर ब्राह्मण कुलयो हो, ग्रामणिनोर ब्राह्मण कुलयो हो। ठीक है, अब आया बहुवचन आम प्रत्यय। तो जिस पक्ष में पुंवत भाव होगा तो उस पक्ष में तो ग्रामणी दीर्घ इकारांत है ना, ह्रस्व तो कर नहीं सकते, अब पुंवत भाव हो चुका है। तो आम प्रत्यय पर रहते नुट आगम होगा क्या? नहीं हो पाएगा, ह्रस्व नदी आप कुछ भी नहीं है ये, तो यणादेश हो गया, ग्रामण्याम ग्रामण्याम ब्राह्मण कुलानाम। ठीक है ना। लेकिन जब पुंवत भाव नहीं हुआ, नपुंसक लिंग रहा जब, तो क्या उदाहरण बनना चाहिए? अब उदाहरण जो दिया है ना, ग्रामणी नाम ब्राह्मण कुलानाम। तो ग्रामणी नाम, इस पर जरा विचार करो। यहां उदाहरण देने से क्या सिद्ध कर रहे हैं ये? यही तो सिद्ध कर रहे हैं कि हम इस इकोची विभक्त से नुमागम कर रहे हैं। अच्छा चलो करो नुमागम। ह्रस्व है ग्रामणी, आगे है आम, इकोची विभक्त से कर लिया नुम। नुम कहां जाएगा? कहां जाएगा? क्या बात आ गई? कहां जाएगा नुम? णी के आगे आएगा ना, ग्रामणिन। और आम जरा धीर करना, या तो कोई नया सूत्र बनाओ तभी बात बन पाएगी। नामी कर पाएगा दीर्घ?
भाई नुम तो इधर हुआ है ना, ग्रामणिन आम, तो ये अशुद्ध छप गया है यहाँ, ठीक है ना। ये उदाहरण नहीं बन पाएगा इसका बहुवचन वाला, षष्ठी के बहुवचन वाला। कारण क्या है कि ये ठीक है कि नुम प्राप्त हो रहा है इससे, ये तो हम मानेंगे, और ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट भी प्राप्त हो रहा है। बोलो, ह्रस्व कर लिया ना हमने, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य, तो नुट भी तो प्राप्त हो रहा है, तो नुट और नुम दोनों प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, परे कौन सा है इसमें? नुम नुम परे। नुम ही परे है, तो बाजी तो यही जीत रहा है फिर, टिकोची भी हक तो, है ना। लेकिन इसके बाजी जीतने से शब्द तो बिगड़ रहा है, फिर हमें करना है दीर्घ यहाँ पर, कैसे लाएंगे नामी सूत्र को? तो फिर एक वार्तिक बनाया गया है कि, वार्तिक शायद पीछे मैंने बताया भी होगा कि नुम चिर त्रिजवद भावेभ्यो नुट भवति विप्रतिषेधेन। नुम और नुट दोनों जब प्राप्त हो रहे हों, क्या बोला मैंने? नुम और नुट, नुम प्राप्त हो रहा है एकोजी व्यक्तों से, नुट प्राप्त हो रहा है ह्रस्व नद्यापो नुट से। दोनों जब प्राप्त हो रहे होते हैं तो हम प्रायः करके नियम क्या लगाते हैं कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, तब तो यही जीत रहा है फिर। लेकिन विप्रतिषेध से पहले हम पूर्व शब्द और जोड़ दें तो क्या बनता है शब्द? पूर्व विप्रतिषेध। ये पूर्व क्यों जोड़ना पड़ता है? क्योंकि विप्रतिषेध में एक नियम याद हो गया है हमें, विप्रतिषेधे परम कार्यम, तो पर विप्रतिषेध बोलना पड़ेगा अब कहीं पर, जरूरत ही नहीं है। विप्रतिषेधे परम कार्यम खुद ही कह रहा है कि विप्रतिषेध में पर सूत्र कार्य करता है, तो पर विप्रतिषेध तो हो ही गया ना, पूर्व तो कहीं होता नहीं है। तो पूर्व जब कहना होता है तो बोलना पड़ेगा वहां पर कि विप्रतिषेध तो है, लेकिन सूत्र कौन सा लगाएंगे हम? पूर्व वाला। तो शब्द बन गया पूर्व विप्रतिषेध। तो नुम चिर त्रिजवत भावेभ्यो नुड भवति पूर्व विप्रतिषेधेन, ऐसे करके स्पष्टता से। तो इस तरह से नुडागम करेंगे, या नुडागम करेंगे तो वो टित होने से, क्योंकि आम प्रत्यय को हुआ है वो उसका भाग बनेगा, आगे नाम परे मिल गया, नामी से दीर्घ हो जाएगा। तो यहां से ये काट देना इसको, ये इसका उदाहरण नहीं बनेगा। ये सप्तमी में फिर ब्राह्मण्याम ब्राह्मण को ले, ग्रामणी नहीं ब्राह्मण को ले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आगे ओस का भी दिखा लो ऐसा ही, पीछे ओस का दिखा दिया है इन्होंने, दोबारा नहीं दिखाया है। और सप्तमी का बहुवचन तो इसका उदाहरण बनेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगला शब्द शुचि है। अब ग्रामणी में तो हमने ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व भी किया था, शुचि में तो ये समस्या नहीं है ना, वो तो ह्रस्व है ही स्वयं से ही। तो उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा? कि जैसे तृतीया में हमने क्या बनाया था ग्रामणी शब्द का, जब पुंबत भाव किया था ग्रामण्या, क्या हमने वहां पर आंगुनाश्रियाम लगाया था? क्योंकि घी संज्ञा ही नहीं हो पाएगी, ह्रस्व कहाँ है वो, तो यणादेश कर दिया था। लेकिन शुचि में तो घी संज्ञा भी होगी ना, तो घी संज्ञा होगी तो तृतीया में अंतर आ जाएगा ना, शुचि ना बनेगा फिर, ठीक है। तो क्या हुआ फिर भाई? पुंबत भाव हुआ तो आंगुनाश्रियाम, नपुंसक लिंग रहा तो एकोजी व्यक्त, रूप तो एक जैसा बन रहा है नहीं, लेकिन प्रक्रिया में अंतर है। एक में नुम है, एक में टाको ना है, परिणाम एक जैसा ही रहा दोनों का, परिणाम में अंतर नहीं दिखाई देगा। शुचिना शुचिना, दिख रहा है परिणाम में अंतर कोई? एक में नुम है, एक में टाको ना है एक जैसे लग रहे हैं दोनों। तो इसलिए शुचिना ब्राह्मण को लेना, शुचिना ब्राह्मण को लेना, क्या बोले फिर? ऐसे ही बोलेंगे ना दोनों बार आगे देखो, शुचये ये पुल्लिंग का हो गया, और शुचिने नपुंसकलिंग हो गया। पंचमी में शुचे है और शुचिनः, फिर शुचे है शुचिनः, ओस में शुच्यो हो शुचिनो हो,
अब यहाँ भी आम प्रत्यय लाओ। देखो अब इन्होंने छोड़ दिया अब नहीं लाए ये वहां भूल कर गए, वहां भूल कर गए थोड़ी सी। तो यहाँ पर भी वही बात है कि शुचि को हम नपुंसक लिंग जब मानेंगे, जब पुल्लिंग मानेंगे, तो पुल्लिंग मानेंगे तो ह्रस्व अध्यापनोट लग ही जाना है, वहां तो कोई समस्या ही नहीं है। वहां भी शुचि नाम ब्राह्मण कुलानाम बनेगा। लेकिन जब हम नपुंसक लिंग मानेंगे, ठीक है ना, पुंगव भाव करेंगे तो ह्रस्व अध्यापनोट लग ही जाएगा। लेकिन जब नपुंसक लिंग मानेंगे तो नुम और नुट दोनों की प्राप्ति होगी। उस अवस्था में वही वार्तिक लगा करके नुट ही करना है वहां। तो वो उदाहरण भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा, दोनों स्थलों पर नुट ही होगा। एक में तो सामान्य रूप से हो जाएगा, दूसरे में वार्तिक लगा करके पूर्व विपरीत दिखाते हुए। अच्छा जी, वो वारी नाम में भी यही समस्या आ रही थी, इसी वार्तिक को लगाए थे ना। किसमें? वारी शब्द रूप आम पर है। वारी में भी वही बात है, इकोची भक्त जो है वो ये भी प्राप्त हो रहा है और नुट भी प्राप्त हो रहा है, ह्रस्व अध्यापन नुट। तो वहां पर जो रूप देखा था दीर्घ था ना, वारी नाम, हाँ तो ऐसे ही होगा वहां भी। नुमचिर त्रिजवत भावेभ्यो नुट भवति पूर्व विप्रतिषेधेन। कहीं कहीं पर पूर्व शब्द को नहीं भी बोलते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, वैसे बोलना ही चाहिए उसको, क्योंकि उससे स्पष्टता हो जाती है फिर। चलो फिर यहीं तक रखते हैं, आज मुझे जाना भी है अभी कहीं पर, आगे फिर कल देखेंगे अब इसको। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ